हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। आज की वीडियो में हम नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के पीआई यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल के कंसेप्ट को समझेंगे। तो इस वीडियो में मैं पीआई के दो केस डिस्कस करूंगा लेकिन कंसेप्ट मेरा वैसा ही रहेगा कि पहले एक केस की वर्किंग प्रोसेस को समझाऊंगा, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट केस पर आएंगे। तो टोटल नॉन होमोजीनियस में पीआई के 4 केस हैं। इस वीडियो में आप 2 केस की स्टडी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अगले 2 केस की स्टडी करेंगे। इस तरीके से इन 2 वीडियोस में हम केस 1 एंड केस 2 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इन जनरल चीज़ें जो पीछे आपने करते आए हैं तो उन चीज़ों को लिख देता हूँ कि नॉन होमोजीनियस पीडीई इक्वेशन जनरली ये होती है, ये जनरल फॉर्म है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का कंप्लीट सोल्यूशन सी एफ प्लस पी आई होता है। लास्ट वीडियो में हमने सी एफ को निकालना सीखा है। आज हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को सीखेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का जो जनरल फॉर्मूला है वो आपका 1/5 d, d डैश इंटू राइट हैंड साइड वैल्यू यानी एफ ऑफ एक्स वाई। तो अब कहने का पर्पज़ ये है कि इस RHS पर बेस्ड सोल्यूशन निकालेंगे आप। तो अब RHS कैसा कैसा होगा उस पर बेस्ड ये केस है। तो पहले केस 1 में आपसे कहा गया कि व्हेन राइट हैंड साइड वैल्यू यानी एफ ऑफ एक्स वाई अगर फंक्शन है एक्सपोनेंशियल e टू द पावर ax प्लस बी वाई। अगर राइट हैंड साइड का फंक्शन, ध्यान रखें सवाल में अगर नॉन होमोजीनियस टाइप है और e की पावर ax प्लस बी वाई है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कैंडिडेट इक्वेशन को तो पहचानता नहीं है और नॉन होमोजीनियस में होमोजीनियस का कंसेप्ट लगा देता है, होमोजीनियस में नॉन होमोजीनियस का कंसेप्ट लगा देता है। इन दोनों में यही अंतर है और मैंने इसीलिए हमेशा सवाल के सॉल्यूशन को जब मैं स्टार्ट करता हूं मैं तो यही आपको बताता हूं कि पहले आप ये पहचानें कि कौन सा इक्वेशन का टाइप है। तो क्योंकि केस 1 RHS जिसमें e की पावर ax प्लस बी वाई होना चाहिए, तो इसका कंसेप्ट क्या है, ये कंसेप्ट देखिए। वर्किंग रूल में हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने दिए गए सवाल को इससे कंपेयर करना है e की पावर ax प्लस बी वाई से। जब आप कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करके तुम्हें क्या मिलेगा, a और b की वैल्यू, ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी न्यूमेरिकल से कंपेयर करते ही। जैसे ही ये वैल्यू मिल जाए तो आप स्टेप 2 पर आ जाएंगे और स्टेप 2 ने कहा कि d की जगह तो a पुट कर दो और d डैश की जगह b पुट कर दो। किसके अंदर, फाई d d डैश में। और फाई d d डैश कहाँ है, 1/, यहाँ पर है। इसमें आप जैसे ही पुट करेंगे तो ये जो d d डैश है जो कि अभी डेरिवेटिव फॉर्म में दिख रहा है, ये कन्वर्ट हो जाएगा कांस्टेंट में फाई ए बी। तो जो फाई ए बी बनकर आया ये देखना है, ये चेक करना है कि क्या ये जीरो तो नहीं है। दो ही कंडीशन होंगी, या तो जीरो होगा या जीरो नहीं होगा। अगर ये जीरो नहीं है, पहले उसको डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये जीरो नहीं है तो आपका आंसर पी आई का तभी बन गया। पी आई इक्वल्स टू 1/, ये कॉन्स्टेंट आएगा इंटू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, जो भी सवाल दिया हुआ है, ये तुरंत आंसर बन जाएगा। लेकिन अगर ये जीरो मिला, इसीलिए मैंने स्टेप नंबर 3 लेकर आया कि अगर ये जीरो आ जाता है पुट करने के बाद, तो उस कंडीशन में वो कंसेप्ट फेल हो गया, केस ऑफ फेलियर। और उस फेलियर की कंडीशन से बाहर आने के लिए न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे x से और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करोगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू d, जिससे तुम्हें गेट होगा फाई डैश d, d डैश और न्यूमिनेटर में आ जाएगा x। तो मैं ये कहूंगा कि आपके पास अब फॉर्म जो बनकर आएगी पी की वो ये बनकर आएगी x/फाई डैश d, d डैश इंटू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई। ये नया फॉर्म बन गया क्योंकि केस फेल हो गया ए और बी पर। तो अब इस फॉर्म में दोबारा से पुट कीजिए d की जगह a और d डैश की जगह b। इस बार फाई डैश में पुट करना है और चेक करना है कि क्या ये जीरो तो नहीं है। अगर ये जीरो नहीं है तो ये आंसर आ गया पी आई का। लेकिन अगर ये फिर जीरो हो गया तो अगेन केस ऑफ फेलियर हो जाएगा और फिर ये जो प्रोसेस अभी ऊपर आपने सीखा है, अगेन मल्टीप्लाई बाय एक्स इन न्यूमिनेटर, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी, ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक या तो नीचे कांस्टेंट ना हो जाए या जीरो आना खत्म ना हो जाए, तब तक ये चलता रहेगा। तो ये है केस 1 की वर्किंग प्रोसेस।
जो मैंने आपको बताया। तो एक बार जल्दी से रिपीट करते हुए मैं सवालों पर ले जाऊंगा आपको। मैं दिए हुए RHS फंक्शन को कंपेयर करो e की पावर ax प्लस बी वाई से, a और b निकाल दीजिए। इस a और b को d की जगह a, d डैश की जगह b पुट करके चेक कीजिए कि फाई ए बी ज़ीरो तो नहीं है। अगर ज़ीरो नहीं है तो आंसर मिल गया, पी मिल जाएगा। और अगर ये ज़ीरो है तो केस फेल हो जाएगा। केस फेल होने से निकलने के लिए न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करें x से, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करें पार्शली विद रिस्पेक्ट टू d से, तो नया फंक्शन बन जाएगा फाई डैश डी कोमा डी डैश। तो यानी एक तरीके से नया पी का फॉर्म आ जाएगा। इस नए पी की फॉर्म में फिर दोबारा से पुट करो डी की जगह ए, डी डैश की जगह बी, और इस बार चेक करो फाई डैश ए कोमा बी की वैल्यू को। अगर ये फाई डैश ए कोमा बी ज़ीरो नहीं है तो आंसर आ गया, और अगर ये फिर भी ज़ीरो आया तो फिर दोबारा से अगेन केस ऑफ फेलियर बन जाएगा, और फिर वही प्रोसेस दोबारा से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 5 स्टेप में मैंने इस केस को फिनिश किया। अब मैंने ये न्यूमेरिकल कंसेप्ट डाले हुए हैं। ये दो तरह के सवाल हैं, ये दोनों हैं केस 1 से रिलेटेड। अब इन दोनों सवाल के सोल्यूशन को समझिए कैसे कैसे मैंने इसको डाला है। तो पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट। क्वेश्चन दिया है मैंने, सॉल्व d इंटू डी माइनस टू डी डैश माइनस 3 ऑफ z इक्वल्स टू ई टू द पावर x प्लस 2y, राइट। तो सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि इस सवाल में ये होमोजीनियस का टाइप है या नॉन होमोजीनियस का टाइप है। तो मैंने देखा यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि कांस्टेंट आ रहा है तो उसमें जो है पावर डी की सेम नहीं है, अलग अलग हो गई। तो आपने लिखा इक्वेशन 1 इज ए नॉन होमोजीनियस PDE विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यानी सबसे पहले तो आप टाइप को बता रहे हो कि टाइप कौन सी है। अब जब टाइप पता लग गई तो CF का रूल भी समझ में आ गया और PI का केस भी समझ में आ गया। तो CF निकालने के लिए फॉर CF हमें क्या करना होगा, हमें पहले लेफ्ट साइड लेनी है d इंटू डी माइनस टू डी डैश माइनस 3 ऑफ z इक्वल्स टू 0, ये मानना पड़ेगा। और ये मानने के लिए फिर मुझे इसे लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने इसको लिख दिया d माइनस 0 डी डैश माइनस a, यानी 0, ये लिख सकता हूँ खाली d को, और दूसरे वाले को एज इट इज़ लिखा क्योंकि ऑलरेडी ये लीनियर फैक्टर की फॉर्म में है। और उसके बाद मैंने लिखा कंपेयर विद लीनियर फैक्टर था d माइनस एम डी डैश माइनस a, इससे मैंने कंपेयर किया। कंपेयर करके पहले फैक्टर में मुझे m1 मिला 0 और a1 मिला 0, पहले वाले से जब कंपेयर किया। और फिर जब दूसरे वाले से कंपेयर किया तो m2 मिला मुझे 2 और a2 मिला मुझे 3। अब ये दोनों मुझे जो मिल गए ये रिपीटेड तो नहीं है, अलग अलग हैं। तो CF का फॉर्मूला पहला वाला जो लगा उससे हमें CF मिला e टू द पावर a1x यानी 0x, f1 y प्लस m1x यानी 0x, प्लस e टू द पावर a2x यानी 3x, f2 y प्लस m2x यानी 2x। और जब मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये मिला मुझे f1y प्लस ई टू द पावर 3x f2 y प्लस 2x। समझ में आया फैक्टर होके कैसे निकाला, ये तो निकला CF। अब CF जब निकल गया तो अब आप आते हैं इसके राइट हैंड साइड को देखकर कि ये तो केस 1 है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, e की पावर में है। तो ये हमने पहले PI का जनरल फॉर्मूला लिखा 1 अपॉन फाई डी कोमा डी डैश, वो हमें गिवन है d इंटू डी माइनस टू डी डैश माइनस 3, और इसके इनटू में है फंक्शन जो राइट हैंड साइड में हमें दिया गया है e टू द पावर x प्लस 2y। ठीक, तो सबसे पहले जब मैंने इसको कंपेयर किया, कंपेयर विद e टू द पावर ax प्लस by, इससे जब कंपेयर किया मैंने सवाल को तो मुझे हियर a बराबर कितना मिला 1 और b बराबर 2, ये मिला हमें। और जब a और b मिल जाए तो हमें पुट करना है d की जगह तो a यानी 1
और डी डैश की जगह बी यानी 2, राइट। और ये रखकर किस में रखना है, ये इन फाइव डी कॉमा डी डैश में यानी इसमें, और इसमें रख के चेक करके बताना है कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो डी की जगह 1 आ गया और ये आ गया आपका 1 माइनस 4 माइनस 3, हाउ मच, माइनस का 6, माइनस का 6 विच इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, यानी यहां से आप स्टेप्स को देखते चले जाओ। पहली स्टेप ए और बी निकालो, निकाल दिया। दूसरी स्टेप पुट करो और चेक करो कि क्या जीरो तो नहीं है, अगर जीरो नहीं है तो आंसर आ गया, मिल गया आपको। तो यहां हमने देखा कि हमने ये पुटिंग की और ये -6 मिला, तो देयरफॉर पी आई इक्वल्स टू 1/-6 e टू द पावर x प्लस 2y, यानी -1/6 e टू द पावर x प्लस 2y, ये मिल गया पी आई। तो कंप्लीट सोल्यूशन z बराबर होता है सी एफ प्लस पी आई। यहाँ से वैल्यू पुट करोगे इसमें, तो सी एफ था f1y प्लस e टू द पावर 2x e टू द पावर 3x f2y प्लस 2x, और पी आई है -1/6 e टू द पावर x प्लस 2y। ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से आप केस 1 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें सी एफ भी निकालना होगा और पी आई भी निकालना होगा। अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सॉल्यूशन ऑफ 2। तो क्वेश्चन है सॉल्व डी क्यूब माइनस 3d डैश प्लस d डैश प्लस 4 ऑफ z इक्वल्स टू e टू द पावर 2x प्लस y। तो पहले सी एफ निकाल रहे हैं। फॉर सी एफ, ये तो पहले लिख ही लो इसको, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इज नॉन होमोजीनियस PDE विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो आप जब सी एफ निकाल रहे हैं तो सी एफ में आपने देखा कि इसके लीनियर फैक्टर क्या हो पा रहे हैं, तो रफ में चेक किया आपने, यहाँ पर डी क्यूब है और कहीं डी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आपने पहले दो पेयर में से डी कॉमन निकाल सकते, तो बनेगा डी स्क्वायर माइनस 3d डैश, ये बनेगा। लेकिन आगे की टर्म में कहीं भी ये टर्म नहीं बनी, तो कॉमन आ ही नहीं सकता, तो लीनियर फैक्टर बनेंगे ही नहीं। तो आपने लिखा हियर d क्यूब माइनस 3d डैश प्लस d डैश प्लस 4 कैन नॉट बी factorized. Let z equals to summation a e to the power hx plus ky be the solution, या be the CF, be the CF of equation 1। तो इक्वेशन 1 की जब मैं z से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास आता है d क्यूब ऑफ z माइनस 3d डैश ऑफ z प्लस d डैश ऑफ z प्लस 4z इक्वल्स टू 0। सी एफ के लिए तो राइट हैंड साइड 0 लेनी है। अब मुझे एक एक करके निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, डेल क्यूब z अपॉन डेल एक्स क्यूब। इसका मतलब क्या है, डेल 2z अपॉन डेल एक्स डेल वाई। इसका मतलब क्या है, डेल z अपॉन डेल वाई। इसका मतलब क्या है, 4z। ठीक, तो मुझे इससे ये सारी चीज़ें निकालनी है। तो जब मैं इस z को 3 बार x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, समेशन a h क्यूब, भाई एक बार h आ गया, 2 बार h स्क्वायर, 3 बार h क्यूब, तो a h क्यूब e टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई प्लस -3। पहले y के रेस्पेक्ट में किया और फिर x के रेस्पेक्ट में किया उसी टर्म का, तो ये आ जाएगा 3 समेशन a h के, ठीक, e टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। फिर y के रेस्पेक्ट में करोगे तो प्लस समेशन a के
ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, और लास्ट प्लस 4 समेशन ए ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू 0। कॉमन तुम्हें मिला समेशन ए ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, और अंदर वैल्यू आई एच क्यूब माइनस 3hk प्लस के प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो क्लियर तुम्हें पता है कि ई टू द पावर तो 0 कभी नहीं होता और ए कांस्टेंट है, तो यहाँ से आपको मिला देयरफॉर ये रिलेशन एच क्यूब माइनस 3hk प्लस के प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो सी एफ क्या मिला? सी एफ हो गया समेशन ए ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई वेयर एच क्यूब माइनस 3hk प्लस के प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब आप आते हैं पी आई पर, ये तो हो गया सी एफ। पी आई कहता है 1/5 डी कॉमा डी डैश यानी डी क्यूब माइनस 3 डी डैश प्लस डी डैश प्लस 4 ऑफ ई टू द पावर 2x प्लस वाई। तो यहाँ पर a कितना है 2, b कितना है 1, पुट कर दिया आपने d की जगह 2, d डैश की जगह 1। जब ये पुट करेंगे इसमें तो क्या मिलेगा? 2 का क्यूब 8 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 1 प्लस 4, तो 8 5 13 में से 6 गए 7 आ गया, और 7 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो पी आई हो गया डायरेक्ट 1/7 ई टू द पावर 2x प्लस वाई। ये पी आई निकल गया और z बराबर होता है सी एफ प्लस पी आई। तो समेशन ए ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई प्लस 1/7 ई टू द पावर 2x प्लस वाई वेयर रिलेशन क्या है? एच क्यूब माइनस 3hk एच क्यूब माइनस 3hk प्लस के प्लस 1 4 प्लस के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से केस 1 के न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। डन। ये हमने केस 1 सीखा है। अब केस 2 देखिए, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर केस 2। तो केस 2 कहता है कि अब राइट हैंड साइड में साइन और कॉस के फंक्शन हैं। किसके हैं? साइन और कॉस के। या तो साइन ए एक्स प्लस बी वाई हो या कॉस ए एक्स प्लस बी वाई हो। तो हमें इस तरह के फंक्शन को कैसे सॉल्व करना है पी आई केस 2 के अंदर। तो वर्किंग रूल की स्टेप 1 है कि पहला तो वही के दिए गए सवाल को कंपेयर करो, या तो साइन दिया है या कॉस दिया है। साइन दिया है तो साइन वाले से करो, कॉस दिया है तो कॉस वाले से करो, और कंपेयर करके निकालना क्या है? वैल्यू ऑफ ए एंड बी। जब ये ए और बी की वैल्यू मिल जाए तो इस बार की पुटिंग स्टेप 2 में देखिए क्या करनी है। डी स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ ए स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ बी स्क्वायर, और डी डी डैश की जगह माइनस ऑफ ए बी। केयरफुली समझ लें। अगर साइन कॉस का फंक्शन है तो हमें पुटिंग डी और डी डैश की नहीं होगी, डी स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर और डी डी डैश, इनकी जगह रखना है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये रखने के बाद आपकी फॉर्म फाई की वो इसमें कन्वर्ट होगी कि या तो सारी टर्म कांस्टेंट आ गई, या किसी टर्म में डी बच गया, या किसी टर्म में डी डैश बच गया। क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस है तो नॉन होमोजीनियस में डी और डी डैश के बचने के चांसेस रहेंगे। तो हमें ये देखना है कि क्या ये जीरो तो नहीं है। अब ये जीरो नहीं है तो पी आई तो हम ऐसे लिख देंगे, लेकिन अभी भी सोल्यूशन नहीं निकला क्योंकि नीचे कांस्टेंट तो बचा ही नहीं, क्योंकि डी भी आ रहा है और डी डैश भी आ रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? टू इवेलुएट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम हम मल्टीप्लाइंग करेंगे उस टर्म के कॉन्जुगेट से। जो डिनोमिनेटर टर्म में टर्म आएगी उसके कॉन्जुगेट से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे होगा क्या कि नीचे डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो जो सोलो डी या डी डैश की टर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगी डी स्क्वायर या डी डैश स्क्वायर में, और जब वो टर्म कन्वर्ट हो जाएगी तो उसकी जगह पुटिंग ये आपके सामने है ही, ये पुटिंग आप कर सकते हैं। तो हमें फॉर्म को इसमें बनाने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी होगी, तब जाके सॉल्यूशन निकलेगा। राइट।
फिर इसमें भी वही बात हम मान लेते हैं कि मान लीजिए पुटिंग की और 0 बन गया तो केस फेल हो जाएगा। तो जैसे केस 1 में बताया आपको कि न्यूमिनेटर में x से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू t, और फिर यही प्रोसेस सेम रिपीट करके आप इसमें दोबारा से अप्लाई कर देंगे, किसमें, नए वाले फंक्शन में, इसमें। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता चला जाएगा। तो ये केस 2 की प्रोसेस है। अब इसको जब न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं तो ये 3 और 4 न्यूमेरिकल हैं केस 2 के। अब इनको भी सॉल्व होते हुए देखिए, समझिए, फिर हम अपना होमवर्क पे आएंगे। तो अब आप आ रहे हैं सॉल्यूशन नंबर 3 पर। सॉल्यूशन 3 न्यूमेरिकल है सॉल्व डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 ऑफ z इक्वल्स टू साइन x प्लस 2y। ये था पहला सवाल। क्लियरली दिख रहा है आपको कि d और d डैश सेम पावर में नहीं है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, सेम पावर नहीं है, यहाँ 0 है पावर। तो आपने लिखा इक्वेशन 1 इज नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस पीडी। नॉन होमोजीनियस होते ही अब आपको फैक्टर का तरीका करना होगा सीएफ में, और पीआई में केस 2 लगाना है। तो यहाँ पर हमें जब फैक्टर करने होंगे तो फैक्टर करने का तरीका देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं किस किस तरीके से मैं इसको निकालूंगा मैं। तो मैंने इसकी और इसकी पेयरिंग करी, यानी इसको लिखा डी स्क्वायर माइनस 1 एक तरफ माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। सी एफ निकाल रहे हैं तो राइट हैंड साइड 0 लिए मैंने। अब इसको लिख सकते हो आप d प्लस 1 d माइनस 1, और इन दोनों में से कॉमन क्या है, मान लीजिए मैंने माइनस का d डैश कॉमन लिया तो क्या बचा, d माइनस 1। अब इन दोनों में से d माइनस 1 कॉमन है तो अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, d माइनस d डैश प्लस 1, हो गए लीनियर फैक्टर। अब इस लीनियर फैक्टर को जब मैं कंपेयर करूंगा d माइनस एम डी डैश माइनस ए से, तो जब इसको कंपेयर कर रहा हूं तो m तो है ही नहीं इसमें, d डैश की टर्म तो है ही नहीं, तो m1 इज 0 और a1 इसको इससे कंपेयर करूंगा 1। जब इस सेकेंड पार्ट को इससे कंपेयर करूंगा तो m2 इज इक्वल टू 1 और a2 इक्वल्स टू माइनस 1। जब मुझे ये मिल जाए उसके बाद CF का फॉर्मूले में इन वैल्यूज को रख दूंगा मैं। तो CF इज इक्वल टू मिला e टू द पावर a1x f1 y प्लस 0x प्लस e टू द पावर a2x f2 y प्लस m2x। तो फाइनली मुझे मिला e की पावर x f1y प्लस e की पावर माइनस x f2 y प्लस x। ये बन गया CF। पहला पार्ट खत्म, CF निकालना आ गया। अब आइए PI पर। तो पहले PI का फॉर्मूला लिख देते हैं, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1, और फंक्शन हमें दिया गया है साइन x प्लस 2y। इसको जब कंपेयर किया तो a मिला 1, b मिला 2, लेकिन क्योंकि ये साइन का फंक्शन है यानी केस 2 है, तो केस 2 कहता है कि पुट करें डी स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ ए स्क्वायर यानी माइनस 1, डी डैश स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ बी स्क्वायर यानी माइनस 4, और डी डी डैश की जगह माइनस ऑफ ए बी यानी माइनस का 2। ये 3 वैल्यू ही हम पुट कर सकते हैं, किसमें, इन दिस फॉर्म। तो जो जो चीज़ है उसको पुट करके देखो क्या मिल रहा है। क्या मिला, इसकी जगह रख दिया माइनस 1, इसकी जगह रख दिया माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस डी डैश माइनस 1। क्या मिला, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो केवल आया डी डैश, राइट। तो अब हमारे पास पी हो गया 1 अपॉन डी डैश ऑफ साइन x प्लस 2y।
तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल 1/d' + 1 बचता, तो मैं आपसे कहता है इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो a + b a - b नीचे बन जाता d'² -1 और d' की जगह ये पुट कर दोगे। लेकिन इस सवाल में केवल सोलो बचा d'। तो ये मैंने तुम्हें पीछे भी बताया है कि अगर 1/d' है तो उसका मतलब है इंटीग्रल कर दो फंक्शन को सिंगल टाइम विद रेस्पेक्ट टू y, क्योंकि d' है। तो साइन का इंटीग्रल पहले तो फंक्शन का करो, तो साइन का होता है -cos x + 2y। फिर अंदर की वैल्यू का विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा अपॉन में 2। तो पी आपको मिल गया -cos x + 2y/2। ये पी है, ये सी एफ है। फाइनल आंसर आ गया z = e⁻x f1y प्लस e⁻x f2y + x, और लास्ट पी ये आ गया -cos x + 2y/2। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? इस तरीके से आपको केस 2 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो ये मैंने अभी आपको सोल्यूशन ऑफ 3 दिखाया। अब सोल्यूशन ऑफ 4 पर चलते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ 4 में फोर्थ सवाल है RST की फॉर्म में, ठीक है, STQ की फॉर्म में है। 2s माइनस ये वाला सवाल है, इसको मैं लिख लेता हूं पहले। सोल्यूशन नंबर 4, सॉल्व 2s + t - 3q = 5 cos 3x - 2y। तो सबसे पहले तो इस सवाल को मैं डेरिवेटिव में चेंज करूंगा। तो 2del2z/del x/del y, t का मतलब हो गया प्लस del2z/del y², और 3q का मतलब हो गया del z/del y। यानी सबसे पहले मैंने अल्फ़ाबेट्स को चेंज किया डेरिवेटिव में। अब उसके बाद del/del x इसकी जगह d, del/del y इसकी जगह d', यानी ऑपरेटर में चेंज किया मैंने इसको। तो ये मिला 2d प्लस d' माइनस 3d y के रेस्पेक्ट में, तो d' ऑफ z = 5 cos 3x - 2y। ठीक, और उसके बाद इसको रफली देखा कि क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो 3 टर्म में 3 टर्म के फैक्टर कैसे होंगे, d' तुम कॉमन ले सकते हो, है ना। तो d' कॉमन लेते हैं हम पहले। तो इसमें से d' कॉमन लिया हमने, तो हमारे पास आया 2d, उसके बाद प्लस d' माइनस 3 ऑफ z = 5 cos 3x - 2y, राइट। ये टर्म बनी, d' को कॉमन लिया है मैंने, ये टर्म बनी। लेकिन फॉर्म होनी चाहिए हमारी d - md' - a, इसमें होनी चाहिए। तो d का मल्टीपल 1 होना चाहिए, तो हमने 2b कॉमन निकाला। तो 2 बाहर किया, 2d' यहाँ पर आया d प्लस 1/2 ऑफ d' माइनस 3/2 ऑफ z = 5 cos 3x - 2y। अब क्या करो, इस 2 को डिवाइड करके यहां ले जाओ। तो मैंने लिख दिया इसको d' और लो अभी और चेंज कर देता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं 0d और माइनस d' माइनस 0, ठीक। और ये हो गया आपका d प्लस हाफ ऑफ d' माइनस 3/2 ऑफ z = 5/2 ऑफ cos 3x - 2y। ठीक है जी। तो ये तो जो है आ गया, क्योंकि इसमें d वाला टर्म जो है ये 0 है, तो ये y + mx ना होकर x + my होगा। तो
तो ये जो फंक्शन बनेगा, ये फंक्शन बनेगा किसके लिए? अगर हम इसको चेक करें तो ये चेक करने के बाद ये बनेगा डी डैश के लिए, यानी एक तरीके से ये फॉर्म थी डी डैश माइनस एम डी माइनस ए, ये मान लीजिए इसको, ये इस फॉर्म में है। तो पहला सवाल तो जो ये इस फॉर्म में फैक्टर है, तो इसके एक्स की फॉर्म में इसके फैक्टर होंगे, तो ये निकल कर आएगा ठीक, ये कंपेयर करके हो गया। तो पहले वाले में इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा e टू द पावर a1 y f1 x प्लस 0y, ये तो इसके लिए लगेगा क्योंकि इसमें d डैश मिला है, d की टर्म 0 है, तो हम उल्टा करके लिख सकते हैं। ये पुराने वाले से बनेगा e टू द पावर a2x f2 y प्लस m2x, ये पुराने वाले से बनेगा। तो ये मिला आपको f1x प्लस ई टू द पावर 3x/2 f2 y माइनस हाफ एक्स, ये तो बना CF। अब आप आए PI पर, तो PI के लिए आपको 1/this के साथ ये फंक्शन, तो आपने लिखा PI इक्वल्स टू 1/2d डैश प्लस d डैश स्क्वायर माइनस 3d डैश ऑफ 5 cos 3x माइनस 2y, a बराबर है 3, b बराबर है -2। पुट किया, d स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ ए स्क्वायर, d डैश स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ बी स्क्वायर, और डी डैश की जगह आपका आ गया माइनस ऑफ ए बी। तो ए बी आया माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस 6 आ गया। इन वैल्यूज़ को जैसे ही आप इसमें पुट करेंगे तो डी स्क्वायर तो कहीं नहीं है, डी डैश की जगह 6 रखा तो आया 12, डी डैश स्क्वायर की जगह -4 और माइनस का 3d डैश इंटू 5 cos 3x माइनस 2y। अब नीचे जो बच रहा है वो बच रहा है आपका 8 माइनस 3d डैश, ये बच रहा है। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके नीचे टर्म स्क्वायर में आ जाएगी, ऊपर तो भले ही ऐसे रहेगी लेकिन नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद डी डैश स्क्वायर की जगह पुट क्या करना है, ये ऊपर आपने लिखा है डी डैश स्क्वायर की जगह पुट करना है -4। तो आपने जब इसको -4 पुट किया तो ये आया 8 प्लस 3d डैश अपॉन -4 पुट करेंगे इसकी जगह, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 36, यानी 64 प्लस 36, और यहाँ पर 5 बाहर ही है, cos 3x माइनस 2y, तो ये आया 5/100, मल्टीप्लाई कर दो 8 cos 3x माइनस 2y प्लस 3, डी डैश का मतलब है डेल ओवर डेल वाई ऑफ cos 3x माइनस 2y। तो नीचे तो आ गया आपका 1/20, यहाँ आया 8 cos 3x माइनस 2y, और यहाँ आया डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos होता है माइनस साइन, तो माइनस का 3 साइन 3x माइनस 2y, और फिर अंदर की वैल्यू का करेंगे तो आएगा -2। तो अल्टीमेटली आपको मिला 1/20 8 cos 3x माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 6 साइन 3x माइनस 2y। और भी कॉमन निकल सकता है, जैसे 2 को बाहर निकाल सकते हैं आप,
तो 2 बाहर निकाल के आ जाएगा 1/10, यहाँ आ जाएगा 4 cos 3x माइनस 2y, और यहाँ आ जाएगा प्लस 3 sin 3x माइनस 2y। तो ये निकला PI, और CF आपने ऊपर निकाला था, ये था CF। तो Z इक्वल्स टू हो गया CF प्लस PI से F1x प्लस e टू द पावर 3x बाई 2 F2 y प्लस y माइनस हाफ x प्लस PI हो गया 1/10 4 cos 3x माइनस 2y प्लस 3 sin 3x माइनस 2y। इस तरीके से आपने CF और PI को निकाला। तो ये था केस नंबर 2। तो देख लीजिए, मैंने सॉल्व करके आपको बताया है कैसे कैसे इसको निकालना है। यहाँ पर एक चेंज आया था, उसको दोबारा से अगर समझना है दोबारा से समझ लो। हम जो फॉर्मूले बने हमारे, वो फॉर्मूले बने इस पर बेस, यानी एक तरीके से आप ये मान के चल रहे थे कि हमारा फॉर्म था d माइनस एम डी डैश माइनस ए। लेकिन अगर किसी सवाल में ये ना बन के ये बन रहा है, तो अंतर क्या आया फंक्शन का। फंक्शन का कैसे कि जब मैंने ये फॉर्म लिखवाई तो आपसे कहा फॉर्मूला है e की पावर ax f1 y प्लस m1x। जब ये बना है तो ये फॉर्म है, लेकिन जब ये बनेगा तो फॉर्म क्या होगी e टू द पावर ay f1 x प्लस m1y। ये अंतर आ जाएगा बस। तो इस अंतर के हिसाब से मैंने ये देखा कि ये जो पहला वाला फॉर्म है दिस वन, ये पहला वाला फॉर्म बन रहा है d डैश प्लस 0d माइनस 0, इसमें बन रहा है। तो ये टाइप किससे मैच होती है, ये टाइप मैच होती है इससे, और इससे मैच होने के बाद इसका रिजल्ट इस पर निकलेगा। तो इस तरीके से ये 2 सवाल ये हुए, और आपने नॉन होमोजीनियस के 2 केस को इस वीडियो में समझा है। केयरफुल्ली अगर रिपीट करके देखना है रिपीट करके देख लेना, टाइप को कंसेप्ट को समझो और न्यूमेरिकल में अप्लाई करो। 3 सवाल हैं। पहला सवाल नॉन होमोजीनियस केस 1, दूसरा सवाल नॉन होमोजीनियस केस 2, और तीसरा सवाल नॉन होमोजीनियस केस 1 एंड 2। तो इसको जो सॉल्व करोगे P1 और P2 मानकर सॉल्व करोगे इसको। तो इस तरीके से ये 2 सवाल हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले 2 केस डिस्कस करूंगा मैं, तो उसके बाद फिर आपका नॉन होमोजीनियस टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।